चलें जी, आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? जिसमें हम लोग बात करते हैं हीट की। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? हीट की, एनर्जी की, और इनके दरमियान क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन हीट एंड एनर्जी, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कन्वर्जन। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ज्यादातर जो है ना, इन दोनों की कन्वर्जन की बात करते हैं कि कैसे हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या हमारे पास केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट और एनर्जी के रिलेशन और इनकी कन्वर्जन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन आ गई थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, जब भी हम लोग बात करते हैं ना थर्मल फिजिक्स की, तो इसमें 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला है हमारे पास हम लोग एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय हीट। आप किसी भी बॉडी को हीट अप करें, जब बॉडी हीट अप होगी तो वो क्या ट्रांसफर करेगी? एनर्जी। दूसरा है आप वर्क करके भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं। तीसरा है बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। बेसिकली जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली हीट का ट्रांसफर होगा ना, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे, टेम्परेचर चेंज कर रहे, तब भी बॉडी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेट करिए, और इस चैप्टर में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे हीट हमारे पास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, या कैसे हम लोग, अब यहाँ पे जो वर्क है ना, यहाँ पे आपने इससे पहले वर्क डिस्कस किया था बाय फोर्स। हम लोग यहाँ पे फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, बाय फोर्स वर्क नहीं होगा, बल्कि यहां पे वर्क होगा बाय हीट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग जो है जिस वर्क की बात करेंगे वो वर्क कैसे होगा? बाय हीट। अच्छा, और एक और चीज, ये आप लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पहले सिस्टमैटिकली पढ़ रहे होते थे ना, कि इसी को पढ़ लो, इसी को देख लो, हो जाएगा। आप इसको समझने के बाद ये चीजें आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन आप प्रॉपर लेक्चर जो है वो अपने नोट डाउन करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रो। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम नाम से पता लग रहा है ऑन लार्ज स्केल, जिसमें हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर बात करते हैं पार्टिकल्स की मोशन की, ऑन लार्ज स्केल। और जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम माइक्रोस्कोपिक है, इसमें हम लोग एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? लार्ज सिस्टम, मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। और जब हम लोग इसकी लार्ज स्केल पे बात करेंगे तो लार्ज स्केल में याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर के साथ हम लोग बात करेंगे। तो जब भी पार्टिकल्स की बात करते हैं, इस रूम में कितने पार्टिकल हैं? इस रूम में भाई इतने एवोगैड्रो नंबर्स। क्यों? अब एक एवोगैड्रो कितना होता है? 10 की पावर 23 पार्टिकल। 6.2 इंटू 10 की 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो लार्ज स्केल में एवोगैड्रो नंबर के साथ बात की जाएगी। अब इसमें हम लोग एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब भी लार्ज स्केल में हमारे पास बात होगी ना पार्टिकल्स की, तो लार्ज स्केल में हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमने यहाँ टेम्परेचर चेंज किया तो पार्टिकल की मोशन पे क्या इफेक्ट हुआ, हमने यहाँ पे प्रेशर को चेंज किया तो पार्टिकल की मोशन पर क्या इफेक्ट हुआ। तो लार्ज स्केल में हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग अभी इस चैप्टर में एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। हम लोग जो कर सकते हैं ना, एक पार्टिकल हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल्स को लेकर उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। कि एक सिंगल पार्टिकल है, क्योंकि वो इतना स्मॉल पार्टिकल है, आप एक सिंगल पार्टिकल को डील ही नहीं कर सकते। तो जिस सिंगल पार्टिकल की जब बात करेंगे
हम लोग या तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे या प्रेशर को चेंज करेंगे, और जब ये चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और उनका मोमेंटम भी चेंज होगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग इनको स्टडी करने के लिए एनालिसिस मेथड कैन बी स्टडीड विदाउट रेफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम लोग किसी भी मैटर की मॉलिक्यूलर नेचर को स्टडी नहीं करते कि इस मैटर की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इस मैटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से, उसकी मॉलिक्यूलर नेचर को नहीं देखते। बस हम लोग इसको देखते हैं टेम्परेचर चेंज हुआ और प्रेशर चेंज हुआ तो उसमें क्या अफेक्ट हुआ, इस चीज को स्टडी किया जाता है। जबकि यहां पर हमारे पास जो है रिक्वायर प्रिसाइज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब देखो, एक सिंगल पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व करना है तो सिंगल पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगानी होगी। हम लोग ओवरऑल सारे पार्टिकल का मीन लेंगे या ओवरऑल पार्टिकल जो है उनकी एवरेज लेंगे, तो एवरेज या मीन लेकर या रूट मीन स्क्वायर, ये सारी हमारे पास क्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसकी मदद से ही हम लोग एक सिंगल पार्टिकल को स्टडी करेंगे। अदरवाइज मैं कहूं कि मेरे पास ये एक पार्टिकल है, एक सिंगल, और मैंने इस पार्टिकल को इस ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया, अब मैं इसको स्टडी करूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करूंगा, मैं इसके मोमेंटम को स्टडी करूंगा, तो पहली बात तो मैं एक सिंगल पार्टिकल को किसी भी एक जगह पे बंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टिकल ही इतना छोटा है कि मैं एक सिंगल पार्टिकल को पकड़ ही नहीं सकता। तो जब भी मैं किसी ब्लॉक के अंदर पार्टिकल रखूंगा तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल ही होंगे एक छोटे से ब्लॉक में भी। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे फिर प्रिसाइज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे और वहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यार अच्छा ये 100 पार्टिकल का इतना मोमेंटम आ रहा है, तो अगर मैं ये 100 पार्टिकल का तो उसको मैं 100 पे डिवाइड कर देता हूं तो कितने आ जाएगा, एक पार्टिकल का आ जाएगा। तो इस तरह एक पार्टिकल पे जाएंगे, हम सिंगल एक पार्टिकल को स्टडी नहीं कर सकते। हम कितने स्टडी करेंगे कि एक्स एक्सिस में इतने पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है, अब कितने, और वाई एक्सिस में इतने पार्टिकल जा रहे हैं, अब इन पार्टिकल को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने उससे डिवाइड करके हम लोग एक सिंगल पार्टिकल को देखेंगे, ठीक है। यहां पे इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करेंगे, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल को हम लोग वैसे स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद थर्मल फिजिक्स डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। थर्मल फिजिक्स जो है इसमें हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, कोई भी बात। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें जी, कोई मसला यहां तक? बड़े परेशान लग रहे हो ना। अब नेक्स्ट आ गया जी ब्राउनियन मोशन। कल भी इस चीज को स्टडी किया। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट का नेम क्या है जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया? रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द टाइनी पोलन पार्टिकल मूविंग रैंडमली इन अ लिक्विड। उसने कहा यार देखो, पोलन पार्टिकल जो है ना थोड़ा साइज में क्या है, बड़ा है। पोलन का जो पार्टिकल है साइज में क्या है, बड़ा। अब उसने जब उसको किसी लिक्विड में रखा ना, तो पोलन पार्टिकल वो एक बड़ा पार्टिकल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी। उसने कहा अच्छा ये जो पोलन का पार्टिकल है ये कैसे इधर उधर मूव कर रहा है खुद ब खुद? इसका मतलब इसके साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो लिक्विड के हैं वो आके टकरा रहे हैं और इसकी मोशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो रैंडमली इन लिक्विड अंडर अ माइक्रोस्कोपिक और ओरिजिनली द मिस आइडेंटिफाइड एज डस्ट, दिस इरेगुलर मूवमेंट बिकम नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो उसकी जो ये इरेगुलर मोशन है ना, इसको उसने अपने नाम से ही क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। अच्छा, उसके बाद ये भी ब्राउनियन मोशन को हम लोग स्टडी भी करते हैं। द मैथमेटिकल प्रूफ इसका कब आया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका मैथमेटिकल प्रूफ पब्लिश किया। द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन प्रूविंग दिस मोशन इज कॉज्ड बाय द इनविजिबल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। के फ्लूइड के अंदर इनविजिबल पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और वो उस पोलन पार्टिकल के साथ जब आके कोलाइड करेंगे तो वो पोलन पार्टिकल भी कैसे मूव करेगा, रैंडमली। अब देखो, हमें वो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आ रहे, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, पोलन को, वो साइज में बड़ा है। तो जब वो इनविजिबल पार्टिकल नजर नहीं आ रहे तो आप कैसे वो एक पार्टिकल को पकड़ के उसको अलग से स्टडी कर सकते हो, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की।
कि एक सिंगल पार्टिकल फिर कैसे स्टडी हो सकता है जबकि वो इनविजिबल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हो फिर आप नहीं, तो वहां पे आप फिर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके आप वहां पे अंदाजा लगा के एक सिंगल मॉलिक्यूल तक जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद भी 1908 में द वेरिफिकेशन, फ्रेंच फिजिसिस्ट था जे पेरिन, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, उसने आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई किया और 1926 में भाईजान उसे मिला नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन को नहीं मिला, आइंस्टाइन को 1921 में मिला, लेकिन उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे मिला, इस पे नहीं मिला। लेकिन आप देखें हर जगह पे आइंस्टाइन ने टांगे अड़ाई हुई हैं, उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई हर जगह पे, ठीक है। लेकिन उसके देखो मेन काम वो कर देता था, फिर वो किसी और तरफ चला गया। अब बाकी साइंटिस्ट उसी के वर्क को लेके प्रूफ करते थे। तो आप कई जगहों में देखेंगे कि कई चीजें जो हैं वो लेजर के अंदर भी ऐसे ही, आइंस्टाइन ने वो कॉन्सेप्ट दिया वह स्टिमुलेटेड इमिशन का, उसी चीज को लेके बाद में लेजर बनी, ठीक है। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक, तो आइंस्टाइन के ऐसे बड़े काम है, लेकिन बस ये है कि नोबेल प्राइज उसको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही मिला है। यहां तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन यहां तक? अच्छा, चलते हैं जी आगे। अब ब्राउनियन मोशन, ये बेसिकली जिग जैग पाथ जो है ना, ये हमारे पास ब्राउनियन मोशन है। अब ये पोलन मॉलिक्यूल है अंदर और ये साथ इनविजिबल पार्टिकल हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जब वो उस पोलन मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकराते हैं तो अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं और मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर होते हैं, तो वो पोलन मॉलिक्यूल हमें इरेगुलर पाथ में मूव करता हुआ नजर आता है। तो अब हम लोग इसकी तरह मोशन को स्टडी करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये हमारे पास एक पोलन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक गैस सिलेंडर के अंदर एक पोलन मॉलिक्यूल्स मौजूद है, सॉरी मॉलिक्यूल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं, चलो भी हमने क्या ऑब्जर्व किया, प्ले करते हैं। अब ये मूव कर रहा है, अब इसका पाथ आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पाथ है ये हमारे पास कैसा है, इरेगुलर। हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमें वो पार्टिकल नजर नहीं आए, लेकिन यहां पे हम उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं भाई। ये देखें, दरअसल ये हो रहा है यहाँ पे, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पोलन के साथ आके क्या कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये ले, अब यहाँ पे क्या है, वो मॉलिक्यूल्स उस पोलन के साथ आके क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और कंटिन्यूसली उसकी मोशन को क्या कर रहे हैं। अब वो देखो, कभी कोई पार्टिकल टकरा रहा है, कोई टकरा रहा है, तो भाई इरेटिक मैनर ही होगा ना, रेगुलर पैटर्न कहां से होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि रश में फंसे हुए, अब कहां से धक्का पड़ रहा है पता नहीं, तो फिर जो मैनर बनता है वो कैसे ही बनता है ना, एक इधर से आया, इधर से आया और नीचे हो गए। तो यहां पे अब देखो एक और चीज, अब अगर आप यहां पे इस सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज करें, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इनकी मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखना, मैं साथ ही डायरेक्ट फुल हीटअप कर दें, कोई जरूरत नहीं है स्लोली स्लोली। अब ये देखें, तो जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, तो जैसे ही हीटअप किया तो आप देखिए उसका पाथ दोबारा से फुल टेम्परेचर पे काम स्टार्ट है। ये देखो, ये इसका पाथ चेक करें, तो ये है बेसिकली ब्राउनियन मोशन जो ऑब्जर्व की। लेकिन हमने कैसे ऑब्जर्व की, हमने ऐसे ऑब्जर्व की, क्योंकि हमें वो पार्टिकल नजर नहीं आ रहे। अब आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, एक तो ये है। अब इसी चीज को हम लोग, ये ब्राउनियन मोशन जो है ना, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये एक गिलास है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, हॉट वाटर है। अब दोनों में ये एक इंक ड्रॉप हम लोग छोड़ते हैं। यहां से ब्राउनियन मोशन को हम लोग घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्राउनियन मोशन को घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो कोल्ड वाटर के अंदर आप देखेंगे वो इंक के जो ड्रॉपलेट है वो स्लो स्लो मूव करेंगे, जबकि हॉट वाटर में उनकी मोशन ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये देखें, इंक पार्टिकल गया। अब कोल्ड वाटर में और कोल्ड देखो वो भी स्टार्ट ही कर रहा है, वो देखें पार्टिकल, क्योंकि वो स्लो स्लो है। यहाँ पे हमारे पास जो है कितनी जल्दी वो सारे में जो है वो फैल गया, और यहाँ पे जो वो स्लो स्लो पार्टिकल की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। तो ये ब्राउनियन मोशन को हम लोग खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं घर में। नजर आ रहा है आपको? ये ब्राउनियन मोशन क्लियर हो गया, इरेगुलर पैटर्न नहीं में आपका कोई सवाल लग रहा है माइंड में? अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं जी वापस
अपने लेक्चर पे। बस ये एक फायदा है ब्राउनियन मोशन। अब आगे इस चीज को जरा आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि भाई पार्टिकल के मास अगर ज्यादा है या पार्टिकल का मास कम है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा स्पीड पर। स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? कहता अगर पार्टिकल का मास ज्यादा है, पॉइंट को देखिएगा, अगर पार्टिकल का मास ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी? लो होगी। पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव तो नहीं कर सकता ना, भारी है। अब आपने एक बॉल मारी है, आपका दोस्त चौके में खड़ा हुआ बाउंड्री पे, वो कहते यार भाग के जल्दी से उधर जाओ। भाई वो भारी है, वो तेजी से मूव नहीं कर सकता, उसका मसला है। तो अब एक दूसरा पार्टिकल जो कि लाइटर है, एक दूसरा पार्टिकल जो कि लाइटर है, अब आप क्या करें? अब वो भी उसको कहें यार फील्डिंग चेंज करो यार, तुम ऐसा करो, तुम उधर जाओ, तुम इधर आ जाओ सिंगल पे। अब वो उसकी स्पीड क्या होगी? हाई। तो कहते यार ये बड़ा शूटर है, बॉल में फौरन से पहुंच गया। तो हमारे पास सेम उसी तरीके से भाई ब्राउनियन मोशन में भी जो पार्टिकल हैवी होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जो पार्टिकल लाइटर होगा उसकी स्पीड क्या होगी? हाई होगी। भाई डेली लाइफ में भी यही होता है भाई, कोई इसमें नई बात नहीं है। आपको सर कोई नई बात है? अच्छा, फिर आ गया विस्कोसिटी वर्सेस स्पीड। अब देखो विस्कोसिटी कि जब हम बात करेंगे ना, अब हमारे पास एक फ्लूइड है, अब इस फ्लूइड में आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज्यादा हैं। अब मैं कोई नया पार्टिकल एंटर करूं, अब कोई नया पार्टिकल, तो उसकी जो स्पीड है इतने सारे पार्टिकल में क्या होगी? कम होगी। तो इसकी स्पीड क्या होगी? लो होगी। तो जब फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जब फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं ईटा के साथ, तो जब फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? और यहां पे देखें फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है? कम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है ना, तो इजीली मूव करेगा, तो स्पीड क्या होगी? हाई होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्लूइड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड। तो लो विस्कोसिटी रिजल्ट फास्टर ब्राउनियन मोशन। अच्छा, ये हमारे पास दो इफेक्ट याद रखने, मास के साथ और विस्कोसिटी के साथ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी है। काइनेटिक थ्योरी जो है हम लोग इसको अभी कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी स्टार्ट है तो चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, और उसके बाद हमारे पास जब प्रॉपरली 1-2-4 दिन के अंदर आप लोगों का टेम्पो बन जाएगा तो ये इजीली जो है इसमें हम लोग फिर स्पीड अप कर देंगे काम को।